दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग नवाबों के शहर लखनऊ के बारे में बात करेंगे। लखनऊ जहां अदब से होती है नवाबगिरी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लखनऊ जो शहर है वो है मस्त मौला मिजाज वालों का, ठाठ से रहने वालों का। यहाँ आपको मुगलाई चिकन खाने को मिलेगा और चिकन पहनने को भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ इतना पुराना है कि इसका सीधा संबंध रामायण से भी है। अयोध्या राज में होने के कारण इसको प्रभु श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उपहार स्वरूप भेंट किया था। जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, हर बंधनों से पूरी तरह मुक्त भविष्य की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आज लखनऊ में क्या नहीं है, और जो नहीं है वो आने वाले समय में तो हो ही जाएगा। हर व्यवस्था लखनऊ में है और आती जा रही है, जिससे शहर आधुनिक भी बनता जा रहा है। लेकिन ये सब हमेशा से ऐसा नहीं था। जो विस्तार और विकास लखनऊ में है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा और काफी हद तक कानपुर के अलावा किसी और शहर में नहीं देखा जा सकता। इसका कारण क्या है? और जब भी आप वजह जानना चाहते हैं तो इतिहास में पीछे लौटना ही पड़ता है, और जब इतिहास आपको संतुष्ट नहीं कर पाता तब यात्रा आपको पौराणिक काल तक ले जाती है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर इतिहास को पौराणिक कथाओं के रूप में प्राचीन काल से ही संरक्षित किया जाता रहा है, जो हजारों साल पहले घटी कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताते हैं। भले ही उनकी सत्ता को लेकर कई विवाद हों, लेकिन किसी जगह के नाम का बदला जाना एक ऐसी घटना है जिसे इतिहास में हमेशा दर्ज किया जाता है। लखनऊ नाम कैसे पड़ा, इसे समझने के लिए हमें पौराणिक घटनाओं का जिक्र करना ही पड़ेगा। अयोध्या राजधानी थी कौशल प्रदेश की, जहां रामराज की स्थापना हो चुकी थी। यहां से 130 किलोमीटर दूर आदि गंगा कही जाने वाली गोमती नदी के किनारे ऋषि मुनियों का आश्रम हुआ करता था। तब ये स्थान एक तीर्थ स्थल के रूप में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध था। अवध नरेश श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को भूमि समर्पित करते हुए इसे नया नाम दिया लक्ष्मणपुरा। एक अन्य मत के अनुसार 12वीं सदी के राजा लाखन की पत्नी लखनऊवती के नाम पर इसका नाम लखनऊ पड़ा। 8वीं सदी में जब इसे अवध की राजधानी के रूप में नवाबों के द्वारा चुना गया, तब इसका पूरा नामांकन हुआ लखनऊ। लखनऊ गजेटेरियल के अनुसार लक्ष्मण टीला मुगल काल से पहले शहर का केंद्र हुआ करता था। टेले के ऊपर एक पौराणिक मंदिर था, जिसे सन 1700 के आसपास जब औरंगजेब ने हिंदुओं पर अतिरिक्त कर लगाया, तब अवध की देखभाल के लिए नियुक्त किए गए सुल्तान अली शाह को ये मंदिर दिखा और उसने मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया, जो आज टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इस टीले पर शाह पीर मोहम्मद की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद इसे शाह पीर मोहम्मद का टीला कहा जाने लगा। इसकी लंबाई 200 मीटर और ऊंचाई लगभग 120 मीटर है। अवध की वो भूमि जहां पर पौराणिक काल में प्रथम सूर्यवंशी राजा मधु, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, भागीरथ सम्राट रघु, जिसके बाद सूर्यवंशी को रघुवंश कहा जाने लगा, राजा दशरथ, श्री राम, उनके पुत्र कुश जैसे सूर्यवंशी राजाओं का आधिपत्य रहा। उसके बाद प्राचीन भारत में नंदवंश, मौर्य वंश के चंद्रगुप्त और उसके पौधे चक्रवर्ती सम्राट अशोक, गुप्त वंश में विक्रमादित्य मध्यकालीन लगाते अधिक खिलजी तुगलक, लोधी और अंत में मुगलों और अंग्रेजों के अधीन हो चुका था। यहाँ की भाषा में संस्कृत के बाद हिंदी से उर्दू। मुगल शासकों ने जब दिल्ली को अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया तो सुदूर प्रांतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वहां नवाबों की नियुक्ति की गई। मुगल काल में अवध प्रांत की राजधानी थी फैजाबाद। सन 1775 में अवध के तीसरे नवाब सुजाउद्दौला के मृत्यु के बाद चौथे नवाब असफुद्दौला ने लखनऊ को अवध की राजधानी के रूप में चुना। उस काल में गोमती नदी के किनारे बसा ये क्षेत्र मंदिर, आश्रम एवं कृषि योग्य भूमि से शोभायमान था। एक तीर्थ स्थल के रूप में यहाँ काफी संख्या में लोगों का आवागमन होता रहता था। इसीलिए नई राजधानी के रूप में ये जगह पूरी तरह से उपयुक्त थी। उस दिल्ली में मुगलों का बादशाह था शाह आलम द्वितीय, जिसके हाथों से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य की बागडोर सरकते हुए अंग्रेजों के हाथों में जा रही थी। इसीलिए नवाबों पर अंग्रेजों का ही अधिक नियंत्रण था। सन 1784 में नवाब आसिफुद्दौला के कार्यकाल में भयानक अकाल पड़ा
लोग बेरोजगार हो गए, रोजी रोटी के लिए तरसने लगे। तब उनको राहत देने के लिए बड़ा इमाम बाड़ा रूमी दरवाजे के निर्माण की नींव डाली गई। 22,000 लोगों को इस निर्माण कार्य से रोजगार मिल गया। कई लोग ऐसा मानते हैं कि आसिफुद्दौला ने अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए इमाम बाड़े के ठीक नीचे विशाल तहखाना बनवाया था, जिस तक पहुंचने का रास्ता इमाम बाड़ा के ठीक ऊपर बने भूल भुलैये से होकर जाता है। इस खजाने को निकालने के लिए सरकार ने कई बार प्रयास किए, लेकिन भूल भुलैये से कई सुरंग अलग अलग जगहों के लिए निकलती थीं, जिनके बारे में अवध के नवाब के अलावा कोई नहीं जानता था। बिना सुरंगों की सही जानकारी के खजाने को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन इसका राज आसिफुद्दौला की कब्र के साथ ही दफन हो गया, जो मुख्य हाल के ठीक बीचों बीच स्थित है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रूमी दरवाजे के मुंडेर की परछाई दिन ढलने के साथ साथ जिस रास्ते पर पड़ती है, उसी के नीचे गुप्त सुरंग का रास्ता है, जो खजाने के तहखाने तक ले जाती है। रूमी दरवाजे के निकट यूनाइटेड प्रोविंस आगरा अवध के पहले उपराज्यपाल जॉर्ज कूपर के आगमन पर हुसैनाबाद ट्रस्ट द्वारा 1881 में 219 फीट ऊंचे घंटा घर का निर्माण किया गया, जो भारत की सबसे ऊंची घड़ी मीनार है। ये लंदन के बिग बेन क्लॉक टावर का शानदार प्रतिरूप है। पास में ही स्थित पिक्चर गैलरी, जिसके भीतर लखनऊ के सभी नवाबों का चित्र संग्रह है, बड़े इमाम बाड़ा के निर्माण से लगभग 150 साल बाद सन 1838 में अवध के 9वें नवाब मोहम्मद अली शाह ने यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूर छोटा इमाम बाड़ा बनवाया, जिसे हुसैनाबाद वाड़ा या प्रकाश महल भी कहा जाता है। इस इमाम बाड़े से मोहम्मद अली शाह एवं उनकी मां की कब्र के साथ इनकी छोटी आश्रय का मकबरा भी है। राजघराने के लोगों के लिए इमाम बाड़े के भीतर एक मस्जिद और उसके ठीक सामने स्नान आदि के लिए शाही इमाम का निर्माण किया गया था। दिल्ली के कुतुब मीनार से प्रेरणा लेकर मोहम्मद अली शाह ने 1837 में 7 मंजिला ऊंचे टावर के निर्माण कार्य को प्रारंभ करवाया, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण मात्र 4 मंजिल के बाद इसका काम रोक दिया गया। चांदनी रात में चंद्रमा को देखते हुए आरामगाह के तौर पर इस खंड का निर्माण कराया जा रहा था। छोटा इमाम बाड़ा से 500 मीटर आगे पश्चिम की ओर लखनऊ की सबसे बड़ी मस्जिद की नींव मोहम्मद अली शाह ने डाली, जिसे बाद में बेगम मलका जहां ने पूरा करवाया। क्योंकि यहाँ जुमे की नमाज अदा की जाती है, इसीलिए इसे जामा मस्जिद कहा जाता है। बड़ा इमाम बाड़ा से 2 किलोमीटर दूर महात्मा गांधी रोड पर स्थित है 1857 के प्रथम व्यापक सैनिक विद्रोह का सबसे बड़ा साक्ष्य, द रेसिडेंसी, जिसका निर्माण नवाब सआदत अली खान द्वितीय ने करवाया था। मेरठ में अंग्रेजी सेना में मौजूद भारतीय सैनिकों के बीच में व्याप्त फिरंगियों के बेरहम अत्याचारों से पैदा हुए विद्रोह की चिंगारी लखनऊ भी आ पहुंची। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को निकालकर अवश्य पर कब्जा कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप क्रांतिकारियों ने रेसिडेंसी को चारों तरफ से घेर लिया। भयंकर गोलीबारी हुई, अंग्रेज मारे गए। उस दौर का शानदार रेसिडेंसी इस हमले के बाद पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। गोलियों और तोपों के निशान आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। 140 दिनों तक चली घेराबंदी में लगभग 2000 पुरुष, औरतें, बच्चे इस गदर के शिकार हुए, जिनके शरीर रेसिडेंसी में बने कब्रिस्तान के नीचे दफन हैं। इसके अलावा लखनऊ में कई ऐतिहासिक इमारतें व प्रमुख स्थान हैं, जैसे छतर मंजिल, जो 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों का मुख्य गढ़ बना, शहादत अली खान का मकबरा, बेगम हजरत महल पार्क, सफेद बारादरी, शाह नफज इमाम बाड़ा, सिकंदर बाग, मां चंद्रिका देवी मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, श्री रामकृष्ण मठ, शहीद स्मारक आदि बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनको एक वीडियो में समेट पाना संभव नहीं है। लेकिन यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें, तहजीब, भाषा लखनऊ को इतना खास बनाती हैं कि लखनऊ के कई ऐसे जुमले हैं जो आपने कभी न कभी जरूर सुने होंगे। जी हाँ, पहले आपकी मर्जी, फरमाइए, तशरीफ लाइए, बड़े दिनों बाद आना हुआ, और सब खैर तो है, खुदा आपको लंबी उम्र बख्शे, और भी बहुत है।
बॉलीवुड की कई फिल्मों का चित्रांकन या तो लखनऊ में किया गया है या फिर उनकी पटकथा इसके ऊपर आधारित है, जैसे उमराव जान, जुनून, गमन, शतरंज के खिलाड़ी, दबंग, तनु वेट्स मनु, इश्कजादे, बुलेट राजा, यंगिस्तान, जॉली LLB 2, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, गदर, बरेली की बर्फी, रजनीकांत की पेट्टा, लखनऊ सेंट्रल आदि। बॉलीवुड की हिंदी भाषा में उर्दू की मिठास घोलने का काम यहाँ के शायरों ने किया है, जिसमें बहुत चर्चित नाम है गीतकार जावेद अख्तर जी का। इसके अलावा कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने बॉलीवुड को अपनी प्रतिभा से संवारा। तलत महमूद, सुमोना चक्रवर्ती, अली फजल, अनूप जलोटा, कनिका कपूर, बाबा सहगल, अदिति शर्मा आदि लखनऊ से ही तो हैं। राजनेताओं में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा भी यहीं से तो हैं। यहाँ चिकन खाया भी जाता है और पहना भी जाता है। जी हाँ, टुंडे कबाब, प्रकाश की कुल्फी, शर्मा की चाय, इदरीश की बिरयानी, बास्केट चाट लजीज स्वाद के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं कुर्ते और साड़ियों पर भी कई चिकन की बारीक लखनवी सरदोजी पूरी दुनिया में मशहूर है। हमने इस संक्षिप्त वीडियो में हर विषय को समेटने की पूरी कोशिश की है, वरना लखनऊ पर एक पूरी फिल्म बनाई जा सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप में से कोई लखनऊ से है क्या और क्या खासियत है लखनऊ की। यार कमेंट करके बताओ। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।